हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट स्टाइल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा चैप्टर 1 क्लास 12 से कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर जीवों में जनन से रहेगा। ये आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और प्लीज आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी अपनी कक्षा 12वीं की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। और मेरे चैनल वे टू स्काई पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का परिचय बता दिया गया है। आपको क्या क्या पढ़ना है अपने चैनल वे टू स्काई पे हमने बता दिए हैं। कक्षा 12वीं का सिलेबस भी हमने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, मतलब अपलोड कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दिए हमने। चलिए हम देखते हैं। पहला दिया है आपका जीवों में जनन। हम सबसे पहले इसमें समझेंगे कि जनन है क्या। जनन जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सभी जीव, जितने भी जीव हैं, जीवों का अपने समान जीवों या क्वेश्चन में कह सकते हैं हम संतति। जीवों का अपने समान जीवों संतति को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। जीवों का अपने समान जीवों या संतति को उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाता है। और यही जनन पृथ्वी पर जो जनन है, इसमें अगला पॉइंट हम बता सकते हैं आपको, या कह सकते हैं हम कि पृथ्वी पर जनन के द्वारा ही जीवों को सुनिश्चित किया जाता है, या जीव सुनिश्चित करता है। पृथ्वी पर जो जनन के द्वारा ही जीव सुनिश्चित होता है, मतलब कि यहाँ पे जो पृथ्वी पर जो जीव हैं वह जनन के द्वारा ही निरंतर इनकी संख्या बनी हुई है। या पहले हम डिफिनेशन आपको फिर से बता देते हैं कि जो जनन है, जीवों का अपने समान जीवों या संतति को उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो जनन के द्वारा जीव सुनिश्चित होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर इनकी संख्या जनन के द्वारा ही निश्चित बनी रहती है। और प्लीज आप लोग अपने एक कॉपी पर नोट्स बना के रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो सके आगे चल के, और आप अच्छी तरह से इसे समझते हैं और बहुत ही सरलता भाषा में आपको समझाया जाएगा ताकि आपको बायोलॉजी, सभी कहते हैं कि याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो आपको यहाँ पे समझना है, याद नहीं करना है। अगर हमें अच्छी तरह से कोई भी हेडिंग समझ में आ गया है तो हम उसको आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब चलिए हम अगला हेडिंग देखते हैं कि जीवन अवधि क्या है। तब तक इसको पहले मिटा देते हैं। अवधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन। जितने भी जीव हैं सभी का जन्म होता है और मृत्यु भी उसका निश्चित है। एक तरह से कहा जा सकता है किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव के, जितने भी जीव हैं, किसी भी
किसी, या कह सकते हैं किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि या लाइफ स्पेन कहा जाता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी का जन्म होता है, जन्म होने के बाद बढ़ेंगे, अपना निरंतर क्रिया करेंगे और लास्ट स्टेप में उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है इसमें कोई भी जीव अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है, नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है। एक तरह से कोई किसी भी जीव का जन्म होता है और उसका मृत्यु भी निश्चित है। और यहाँ पे ये एक शब्द समझिएगा, प्राकृतिक मृत्यु, या किसी के द्वारा मारा जाएगा वो मृत्यु नहीं, यानी कि उसका एक निश्चित मृत्यु है। एक तरह से उसका जन्म होगा, जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। एक तरह से जितने भी जीव हैं, कोई भी जीव यहाँ पे, जितने भी जीव यहाँ पे पृथ्वी पे हैं, किसी का जीवन अवधि मतलब जीवन अवधि निश्चित है। एक तरह से वो अमर नहीं है, उनका मृत्यु होना तय है। एक तरह से यहाँ पे देखिए अमर शब्द का मतलब यहाँ पे होता है कि जिसकी मृत्यु न हो सके वो भी उसको अमर कहा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी जीव आए हैं, जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं, सभी का एक तरह से मृत्यु होना संभव है। एक तरह से उसका जन्म होगा, जन्म होने के बाद मृत्यु होगी। लेकिन हम दूसरे कंडीशन में कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव को छोड़कर, 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 यानी कि एक कोशिकीय जीव जो है इनका मृत्यु असंभव है, मतलब ये मरेंगे नहीं। बल्कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कह सकते हैं, एक तरह से एग्जाम्पल में अमीबा हो गया आपका, यूग्लिना हो गया, जीवाणु हो गया आदि। हम सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका अमीबा। अमीबा में क्या हो गया, इसमें गुणसूत्र हो गए, फिर से बना देते हैं, ये हो गया आपका अमीबा, इसमें गुणसूत्र हो गए। अब ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन क्रिया करना शुरू करता है, कोशिका विभाजन क्रिया शुरू करता है। तो इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर क्या होगा, ये विभाजन क्रिया करेगी, एक तरह से यह दो भागों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि इनकी कोशिकाएं बंटकर एक दो अलग अलग तरह के संतति, दो अलग अलग तरह के संतति या जीव का निर्माण कर लेते हैं, ये संतति का निर्माण कर लेते हैं। एक तरह से इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा नए नए जीव बनते रहते हैं, इनका मृत्यु संभव नहीं है। अब एक बार फिर से बता देते हैं आपको डिफिनीशन, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। सभी जितने भी जीव इस पृथ्वी पे आए हैं सभी का मृत्यु होना संभव है, उनका जन्म होता है, मृत्यु होगा। और एक कोशिकीय जीव को छोड़कर, एक कोशिकीय जीव कुछ भी ले लीजिए, अमीबा, यूग्लिना, जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास हो गया। हमने अमीबा का क्या किया, देखा इसमें विभाजन क्रिया होती है, ये कोशिका विभाजित होकर दो नए तरह की संतति का निर्माण करते रहते हैं। एक तरह से अपने संख्या को या पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए निरंतर कोशिका विभाजन क्रिया करते रहते हैं। और आगे हम हेडिंग में देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म का जीवन अवधि और जीव के बारे में, उनका जीव और जीवन अवधि के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। ऑर्गेनिज्म जीव है, उनका लाइफ स्पेन जीवन अवधि आपका दिया रोज। रोज का मतलब होता है गुलाब। जो गुलाब है, गुलाब का जो जीवन अवधि है 5 से 7 साल है। आगे दिया है राइस प्लांट। राइस प्लांट को हम कहते हैं धान। धान जो है 3 से 7 महीने में पककर पूर्णतः तैयार हो जाता है। एक तरह से कहा जा सकता है इसका जो जीवन अवधि है 3 से 7 महीने है। डॉग, कुत्ता, जो कुत्ता है उसका जीवन अवधि 22 साल है। बटरफ्लाई, तितली, तितली का जो जीवन अवधि है 1 से 2 वीक, सप्ताह।
बनियान ट्री, बरगद, बरगद का जो जीवन अवधि है 400 प्लस, मतलब 400 से अधिक साल तक जीवित रह सकता है। कौवा, जो कौवा है आपका 15 साल तक जीवित रह सकता है। पैरट, तोता, तोता का जो जीवन अवधि है 140 साल है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ का जो जीवन काल है 60 साल है। काऊ, गाय, गाय का जो जीवन काल है 22 साल है। एलिफेंट, हाथी, हाथी का जो जीवन काल है 50 से 70 साल है। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, फल मक्खी, फल मक्खी का जो जीवन काल है 2 वीक, 2 सप्ताह। अब कुछ हम समझ लेते हैं अंतर। जैसे आपका हो गया कौवा और तोता, कौवा का और तोता का लगभग जो आकार है समान होता है, दोनों का आकार जो है समान है, लेकिन जो ईयर्स है जीवित रहने का समय है जो है कौवे का 15 साल है, लेकिन तोता जो है 140 साल तक जीवित रह सकता है। एक तरह से मतलब इसमें एक पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट कहा जा सकता है एक तरह से कि जो जीवन अवधि है, जो जीवन अवधि, जीवन अवधि किसी जीव के, किसी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि कोई भी जीव है, कोई भी जीव हो, उसके आकार पर निर्भर जीवन अवधि नहीं होता है। उसका आकार कैसा है कैसा नहीं है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके जीवित रहने का समय जो है अलग अलग होता है। सभी जीवों का, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, सभी का जो जीवन काल है वह अलग अलग है, उसका जन्म मृत्यु निश्चित है और अलग अलग है। कुछ आपको बता दिया गया कुछ जीव का जीवन अवधि, इसको आप लोग नोट पॉइंट कर लीजिएगा। चलिए आप आगे देखते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जनन के प्रकार, रिप्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा टाइप है आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अलैंगिक जनन क्या होता है कि अलैंगिक जनन में ऐसे जीव का निर्माण केवल एक जनक के द्वारा होता है। एक जनक कह सकते हैं एक तरह से, या तो नर या मादा, दो में से कोई एक उपस्थित होकर अलैंगिक जनन क्रिया करता है। ऐसे जीव का निर्माण केवल एक जनक के द्वारा होता है, एक जनक के द्वारा होता है जो शारीरिक
शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि अलैंगिक जनन जो होता है किसी एक जनक की आवश्यकता होती है, या तो नर ही या तो मादा ही। नर या मादा कोई एक उपस्थित होकर यह जनन क्रिया पूरा करता है। एक तरह से इसमें अलैंगिक जनन में कोई एक जनक उपस्थित होकर नए जीव का निर्माण करता है, वही आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। अब अगला आता है आपका लैंगिक जनन। इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें नर और मादा दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कि इसमें जो होता है और नर और मादा, यानी कि कह सकते हैं इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है जो एक नए जीव को बनाने में सक्षम होते हैं। इसमें दोनों जनकों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको द्विक जनक भी कहा जाता है। इस जनन को लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको द्विक जनक भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ अंतर होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन में कुछ आपको अंतर हम बता देते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। पहला अंतर, इसमें एक लिंग की आवश्यकता होती है, एक लिंग की आवश्यकता होती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इसमें जो जीव बनते हैं कोई एक ही लिंग, या तो नर या तो मादा, दोनों में से कोई एक ही उपस्थित होता है। इसमें दो लिंगों की आवश्यकता होती है, दो लिंगों की आवश्यकता होती है, यानी कि कह सकते हैं इसमें नर और मादा दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। नर और मादा दोनों युग्मक उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको हम द्विक जनक के भी नाम से जानते हैं, द्विक जनक कहते हैं। इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, इसीलिए द्विक जनक भी कहा जाता है। अगला नंबर दूसरा, निषेचन अनुपस्थित होता है, मतलब युग्मक अनुपस्थित होता है। इसमें दूसरा नंबर युग्मक उपस्थित होता है। युग्मक उपस्थित होता है। तीसरा नंबर, निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन होता है। अगला लास्ट नंबर, इसमें जो संतति बनेंगे, इसमें संतति अपने जनक के समान होते हैं। इसमें संतति जनक से भिन्न होते हैं।
जनक से भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें जो संतति होते हैं जनक के समान होते हैं, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्लोन। क्लोन शब्द, क्लोन का अर्थ होता है, बता दे रहे हैं आपको, क्लोन का अर्थ है जनक के समान संतति, जनक के समान संतति। अपने जनक के समान दिखने वाले संतति को क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ये आपका अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर हो गया। और अलैंगिक या लैंगिक किसे कहते हैं, लैंगिक जनन कहते किसे हैं, ये आपको हमने बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, ताकि उनको भी कक्षा 12वीं का सिलेबस पढ़ने में आसानी हो। और नोट्स प्लीज़ बनाते चलिए, ताकि आपको आगे चल के समस्या ना होने पाए। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारे भी मनोबल बढ़ता चला जाए और आपको हम अच्छे से अच्छे कंटेंट देते चले जाएं। तब तक के लिए बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।